नमस्कार गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बुद्धा में आपका स्वागत है। आज है 21 अप्रैल और हम 21 अप्रैल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में कौन एनएसजी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है नलिनी प्रभात, ऑप्शन नंबर बी है दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर सी है गजेंद्र सिंह और ऑप्शन नंबर डी है संदीप उनिकृष्णम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ये कौन है? नलिन प्रभात। अब ये जो है नलिन प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत है। अब देखते हैं एनएसजी। तो एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और जो ये अपना एनएसजी है, इसका ये किस सिद्धांत पे काम करता है? सर्वोत्तम सर्वोत्तम सुरक्षा यानी सर्वव्यापी शक्तिमान सुरक्षा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 20 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 21 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी 21 अप्रैल। तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो गृह प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे, भारत के लौह पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नागरिक सेवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में वो मानते थे। अब देखते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की थीम क्या है 2024 में? नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ाना। अब देख लेते हैं अब तक अप्रैल में पड़ने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो 1 अप्रैल को मनाया गया था उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और 4 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्र दिवस और 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस और 9 अप्रैल को मनाया गया उगादी या गुड़ी पड़वा या तेलुगु नववर्ष और वहीं पे 10 अप्रैल को मनाया गया था विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस और उसी 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है। फिर 13 अप्रैल को मनाया गया था बैसाखी दिवस या विशु दिवस भी मनाया गया था और 13 अप्रैल को एक इम्पोर्टेंट दिवस यादगार मनाई जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड और 14 अप्रैल को मनाया गया था विश्व क्वांटम दिवस और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मरण दिवस भी मनाया जाता है और 14 दिवस को एक और दिवस मनाया जाता है तमिल नव वर्ष भी मनाया जाता है। 15 अप्रैल को मनाया गया है बंगाली नववर्ष या बिहू दिवस और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस भी मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को मनाया गया विश्व लेबर दिवस और ये 21 को मनाया गया ये दिवस। ठीक है, ये हो गए अब तक अप्रैल में मनाए जाने वाले कुछ दिवस। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हाल ही में नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी है रवनीश सिंह, ऑप्शन नंबर सी है रामदास कटारी, ऑप्शन नंबर डी है आर हरि कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना के उप प्रमुख पद पर संभालने से पहले वह पश्चिमी नौसैन्य कमान के फ्लाइट ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ भी रह चुके हैं। अब देखते हैं नौसेना। तो नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में ही हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। और नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सम नो वरुण, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस देश का लक्ष्य 2030 तक
मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है जापान और ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका तथा ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो अपना देश भारत में सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को अभी हाल फिलहाल में ही भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण करने का बनाया। सोमनाथ जी ने कहा है कि लक्ष्य 2030 तक सरकारी और गैर सरकारी सहित सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों के जरिए मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। इसरो के अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ जी के अनुसार हमारी कक्षा में 54 अंतरिक्ष यान क्रियाशील। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारी अभी वर्तमान में कक्षा स्थापित है अंतरिक्ष में, उसमें लगभग 54 अंतरिक्ष यान शामिल है जो अभी क्रियाशील हैं, यानी चल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ अन्य वस्तुएं भी मौजूद हैं। और उनका अभी हाल फिलहाल में एक क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इसरो का चंद्रयान 4 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री को उतारने की भारत की आकांक्षा की ओर कदम बढ़ रहा है। अब इसमें आया एक शब्द इसरो। तो इसरो का फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीधर सोमनाथ जी है। अगला प्रश्न देखते हैं 5। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस की पहली खेप भेजी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है म्यांमार और ऑप्शन नंबर सी है फिलीपींस और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। फिलीपींस इसे दक्षिणी चीन सागर में तैनात करेगा, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का स्पर्शकाली द्वीप को लेकर विवाद भी चलता रहा है। भारत व रूस को छोड़कर ब्रह्मोस मिसाइल को पाने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया। वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर विमान के जरिए ब्रह्मोस की डिलीवरी भी की गई है। अब इसमें आया फिलीपींस। तो फिलीपींस की देख लेते हैं, राजधानी क्या है? मनीला है, जिसकी स्थापना 12 जून 1898 की गई थी। फिलीपींस के अध्यक्ष क्या हैं? बोंग बोंग मार्कोस है और इसकी मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है दीपिका सोरेन, ऑप्शन नंबर बी है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर सी है सविता पुनिया, ऑप्शन नंबर डी है वंदना कटारिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपिका सोरेन। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का उद्घाटन अभी कहाँ हुआ है? रांची में हुआ। और इसमें लीग में सीनियर महिला चैंपियनशिप में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड तो मध्य प्रदेश के साथ साथ बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा के कुछ शीर्ष टीमें भाग ले रही हैं। हॉकी इंडिया के महासचिव कौन है? भोलानाथ जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि यह लीग न केवल विशिष्ट प्रतिस्पर्धा के लिए एक मंच प्रदान करेगी, बल्कि युवा लड़कियों को हॉकी के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करेगी। हॉकी इंडिया का तो अब देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की जी हैं। और इसके महासचिव कौन है? भोलानाथ सिंह तथा महिला कोच कौन है? जेनेट शॉकमैन। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, किस पेमेंट कंपनी ने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने हेतु आईपीएल 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए फोन पे, ऑप्शन नंबर बी है गूगल पे, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन पे और ऑप्शन नंबर डी है रुपे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुपे। तो इसका रुपए का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभियान का वास्तविक लक्ष्य रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यूपीआई के साथ उनके एकीकरण पर प्रकाश डालना और इसके परिणाम स्वरूप भौतिक वॉलेट की आवश्यकताओं को समाप्त करना।
तो रुपए की स्थापना कब की गई थी? मई 2024 को। और इसके मालिक देखा जाए तो इसमें कौन है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी ये सरकारी होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है अजीत कुमार के, ऑप्शन नंबर बी है सुशील शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है गीता कपूर और ऑप्शन नंबर डी है अखिलेश्वर सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजीत कुमार के। वर्तमान में वह अध्यक्ष कैडर में फेडरल बैंक में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी हैं और वे अपने रोजगार के कारण फेडरल बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी फेडरल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक भी हैं। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1927 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? त्रिशूर में है। और इसके एमडी एंड सीईओ वर्तमान में कौन है? जे के शिवा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले एमएस धोनी के बाद कौन दूसरे खिलाड़ी बने हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर सी है विराट कोहली और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। ये कौन है? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक साथ 2 उपलब्धि हासिल की है। मैच में उतरते ही रोहित शर्मा ने आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले एमएस धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपने 6500 रन पूरे कर लिए। 2015 में रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था और वहीं 2015 में जीक्यू पुरस्कारों में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित भी किया गया था। 2014 और 2016, 17 और 18 में और तथा 19 में भी उनका नाम आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था और उन्हें 2019 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। इसके अलावा उन्हें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले तथा 2019 में ही गोल्डन बैट पुरस्कार भी मिला और इसके अलावा इन्हें 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2020 में रोहित शर्मा को भारत में खेल के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब देखते हैं कि इसमें आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन कौन से। तो अगर देखा जाए इसमें सर्वाधिक मैच खेलने वालों में तो सबसे शिखर पे अभी कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी हैं जो 256 मैच खेल चुके हैं। उनके बाद आते हैं रोहित शर्मा जो 250 मैच खेल चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं दिनेश कार्तिक हैं जो 249 मैच खेल चुके हैं और इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे विराट कोहली जो 244 मैच खेल चुके हैं और इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा जी जो 232 मैच अपने लाइफ के खेल चुके हैं। अब इसमें देख लेते हैं सर्वाधिक रन किसने बनाया। तो अगर सर्वाधिक रनों की बात किया जाए तो आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले विराट कोहली बन चुके हैं जिनके हैं 7624 हैं। विराट कोहली के बाद आते हैं शिखर धवन है, फिर इसके बाद आते हैं डेविड वार्नर, इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा और रोहित शर्मा के बाद आते हैं सुरेश रैना। ये हो गया कुछ आईपीएल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में जारी एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष भारतीय बैंक कौन सी है? ऑप्शन नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी है यूनियन बैंक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक। तो 18 अप्रैल 2024 को जारी एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंकों जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को एशिया प्रांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में से शामिल किया गया। इस सूची में फिर से चीनी बैंकों का दबदबा रहा। इस सूची में बैंकों को उनकी संपत्ति, ग्राहकों को दिए गए ऋण के आधार पर रैंकिंग की गई है।
सूची में एसबीआई को 20वां स्थान मिला, जबकि एचडीएफसी बैंक को 33वां स्थान है और आईसीआईसी बैंक को 48वां स्थान प्रदान किया गया है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक है, जो 2023 में दूसरा सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय बैंक बन चुका है और 2022 में यह 46वें स्थान पर था, जबकि 2023 में यह 33वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर सूची में देखा जाए तो चीनी बैंकों का दबदबा रहा, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 10 बैंकों में से 6 बैंक चीनी बैंक के थे। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड है, जो 2023 के अंत में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक का उभरा हुआ था। दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड रहा और वहीं पे तीसरी स्थान पे देखा जाए चाइना का ही एक बैंक है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉरपोरेशन। S&P की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 4 चीनी बैंकों की संपत्ति 2023 में 10.2% से बढ़कर 21.91 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि 14.3% के साथ एग्रीकल्चर बैंक में देखा गया। अब आया है इसमें एसबीआई, तो एसबीआई को देख लेते हैं। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। दोस्तों, ये हो गई अभी 21 अप्रैल की अब तक बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाएं, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, तथा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसे हल करने का प्रयास करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।